हेलो फ्रेंड्स। शैक्षिक प्रबंधन के अपने लास्ट वीडियो में हमने अभिलेखों के बारे में पढ़ा था। हम अपने आज के वीडियो में बात करेंगे आपदा प्रबंधन की। मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि आपदा प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है, हर बार बनता है, ठीक है? तो इस बार भी बनेगा आपदा प्रबंधन से, क्योंकि अगर एनसीईआरटी की हम बात करें तो एनसीईआरटी में एक अलग ही बुक चलती है आपदा प्रबंधन की। मैंने आपको बताया था सीबीएसई वाले चलवाते हैं अलग से आपदा प्रबंधन, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, बहुत सारी घटनाएँ लिखी होती हैं, जिससे जान-माल की हानि हुई होती है। भूकंप उसमें टॉपिक होता है, ज्वालामुखी टॉपिक होता है, सुनामी टॉपिक होता है। और बताया जाता है कि कहाँ-कहाँ ये आई थी, कितना हानि हुई उसमें, ठीक है? कैसे आप बच सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं इसके प्रभाव को। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी होती हैं। इसमें एक छोटा-सा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कई लोग होता है, कई सारे स्टूडेंट हैं, वो कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश पढ़ाइए, सर मैथ पढ़ाइए, सर साइंस की क्लास लाइए। देखिए, आप एक साथ सारी क्लासेस नहीं ले सकते हैं, ठीक है? नहीं आप पढ़ सकते हैं कि अगर आप सोचे कि 8 सब्जेक्ट है, तो आठों सब्जेक्ट आप एक साथ पढ़ लेंगे, तो नहीं पढ़ पाएँगे, ठीक है? आप बहुत दिन से इंग्लिश की कह रहे थे, इंग्लिश की क्लास चलने लगी। अब कमेंट कर रहे हैं कि सर शांति शिक्षा की क्लास चलाइए। तो कुछ क्लास तो कम से कम पढ़ लो, ठीक है? आधा कोर्स तो हो जाने दो किसी सब्जेक्ट का, उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट की बात करना। शांति शिक्षा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 25 नंबर का है। इंग्लिश में आपको डर लगता है, तो इंग्लिश की क्लास चल रही है, तो इंग्लिश पे ज़्यादा फ़ोकस करो, ठीक है? जो आपको लग रहा है कि आपका सब्जेक्ट वीक है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करो, शांति शिक्षा तो हो जाएगा, ठीक है? आप कर लेंगे आराम से, मैं करा दूँगा। तो अभी जो क्लासेस चल रही हैं, उस पे फ़ोकस करो। कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं कि सर आप इंग्लिश की क्लास लीजिए, सर आप मैथ की क्लास लीजिए। क्लासेस चलेंगी, अपने टाइम से ही चलेंगी, ठीक है? हम लोगों ने भी कुछ मैनेजमेंट कर रखा है कि कैसे कब क्या क्लास लेनी है। तो आप सिर्फ़ पढ़ने पे फ़ोकस करिए, ठीक है? नोट्स बनाइए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, नहीं तो तैयार होंगे तो मैं आपको खुद ही दूँगा नोट्स, ठीक है? तो अभी बस पढ़ने पे ही फ़ोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सूखा, बाढ़, चक्रवाती तूफानों, भूकंप, भूस्खलन, वनों में लगने वाली आग, ओलावृष्टि, ज्वालामुखी फटने जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आपदा प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य आपदा से होने वाले हानिकारक प्रभावों को कम करना तथा उसका प्रबंधन करना है। तो देखिए, आपको पता है कि आपदा जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्राकृतिक आपदा, ठीक है, जो प्रकृति की तरफ से आती है, जिसमें भूकंप आ जाता है, आपका ज्वालामुखी फटना आ जाता है, ठीक है, जंगल में जो आग लग जाती है वो हो जाता है, ठीक है, या ओलावृष्टि वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें आती हैं प्राकृतिक आपदा में। दूसरा होता है मानवीय आपदा, जो मानव की वजह से आती है। जैसे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया बहुत खतरनाक, ट्रेन पलट गई, ट्रेन आपस में लड़ गई, ठीक है? ये एक चीज़ हो जाती है। या आप कह सकते हैं कि किसी ने क्या लिया, एरोप्लेन लिया, बिल्डिंग में मार दिया, ठीक है? काफ़ी लोग उसमें मारे गए, या किसी ने बम वगैरह रख दिया, उसमें काफ़ी लोग मारे गए। तो ये मानवीय आपदाएँ होती हैं, ठीक है? अब इनमें दोनों में ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा जान और माल की हानि होती है, ठीक है? काफ़ी लोग मरते हैं, काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। तो इनके बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव हैं। इन्हीं प्रभावों को कम करने के लिए हम लोग आपदा प्रबंधन पढ़ते हैं। तो आपदा प्रबंधन का उद्देश्य एक ही होता है कि आपदा से होने वाले हानिकारक प्रभावों को कम करना और उनका प्रबंधन करना, कि कैसे उनसे हम बच सकते हैं, कैसे जान और माल की जो हानि हो रही है उसे कम कर सकते हैं, ठीक है? तो यही इसीलिए हम आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं। फिर नोट करने वाली चीज़ है कि 29 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हर वर्ष को हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाते हैं, ठीक है? 29 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाते हैं। एक ही नंबर में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। फिर है प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव। अब हम प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव पढ़ लेते हैं, ठीक है? इफ़ेक्ट क्या हो रहते हैं प्राकृतिक आपदाओं के। तो देखिए, 2 तरीके से प्रभाव पड़ता है किसी भी प्राकृतिक आपदा का। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रभाव और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रभाव। तो जो प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है, इसमें क्या होता है, ये बेप्रभाव होते हैं जो घटना के तुरंत बाद होते हैं। जैसे मृत्यु, संपत्ति की हानि, ठीक है? जैसे कि क्या एकदम भूकंप आया, तो उसी समय जो प्रभाव पड़ता है वो प्रत्यक्ष प्रभाव कहलाता है। इसमें क्या-क्या चीज़ें हो जाती हैं, तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारी संपत्ति की हानि होती है, तो ये प्रत्यक्ष प्रभाव है। अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उसमें देख लेते हैं। यह बेप्रभाव होते हैं जो घटना के बहुत बाद में प्रकट होते हैं, ठीक है? ये उस समय एकदम नहीं तुम्हें पता चलेगा, लेकिन बहुत समय बाद पता चलेगा कि ये भूकंप की वजह से हुआ था या ज्वालामुखी फटने की वजह से हुआ था, ठीक है? जैसे कि क्या है, आप जो बिज़नेस चला रहे हैं, उसमें जो नुकसान हो रहा है, आपका रुकावट आ रही है, ठीक है? महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इस चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है? किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से। तो ये अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं जो काफ़ी समय बाद आपको देखने को मिलेंगे। या मान लिया जैसे कि भोपाल वाले जो गैस त्रासदी हुई थी भोपाल में, ठीक है? काफ़ी समय तक लोग उससे पीड़ित रहे, तो ये क्या अप्रत्यक्ष प्रभाव है। उस समय तो लोग काफ़ी मरे, लेकिन काफ़ी जो पीड़ित रहे, जो घायल रहे उससे पीड़ित, ठीक है? काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपनी खो दी, कोई अंग उनका सही से काम नहीं कर रहा था, बच्चे जो पैदा हो रहे थे वो सही से नहीं हो रहे थे, ठीक है? तो कई सारी चीज़ें थी, ये अप्रत्यक्ष प्रभाव था, ठीक है? इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट था। ठीक है, तो हमने जान लिया कि जो प्राकृतिक आपदा होते हैं, उनके 2 प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। एक प्रत्यक्ष प्रभाव, जो घटना के तुरंत बाद होता है, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रभाव, जो काफ़ी समय बाद होता है।
फिर है आपदा के प्रकार। देखिए, आपदा जो होती है मैंने आपको बताया 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा जो होती है वो भयानक और खतरनाक होती है और ये अचानक होती हैं, ठीक है? हम जल्दी से मेज़र नहीं कर पाते कि कब हो जाएँगी और कितनी बड़ी मात्रा में होंगी, छोटी मात्रा में होंगी। भूकंप का तो पता लगा लेते हैं, लेकिन हर चीज़ का हम पता नहीं लगा सकते, ठीक है? और इसमें क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो बड़ी मात्रा में इसमें जान-माल की हानि होती है, इसमें ज्वालामुखी फटना, बाढ़, भूकंप का आना, सूखा, सुनामी, बिजली गिरना, ये सारी प्राकृतिक आपदाएँ। अब आप कहीं से निकल रहे हैं, आपके ऊपर बिजली गिर जाए, आपको नहीं पता चलेगा कब बिजली गिर गई, ठीक है? और कई लोग मारे जाते हैं, ठीक है? तो ये प्राकृतिक आपदा है। दूसरी आती है आपकी मानव निर्मित आपदा, जो मानवीय त्रुटियों, लापरवाही और जानबूझकर की गई गलती के कारण होती है, जो कई लोगों की जान ले लेती है, तो ये मानव निर्मित आपदा है, ठीक है? जो मानव की गलतियों की वजह से होती है, मान लिया कोई बम बना रहा था, दूसरे के ऊपर फोड़ने के लिए वहीं फट गया, ठीक है? और एक ही घर के सारे लोग मर गए, ठीक है? तो ये मानवीय त्रुटि है। लापरवाही है, कई लोग लापरवाही से गलती कर देते हैं सही से या शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, कई लोगों को मार देते हैं, तो ये लापरवाही है ना। जानबूझकर भी लोग काफ़ी गलतियाँ करते हैं। तो इसके कारण जो आपदा होती है, जो कई लोग मरते हैं, जान जिनकी जाती है, तो ये मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आ जाता है। इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, तो आतंकवादी हमला इसमें आ जाएगा आपका, आग लग जाना, हिरोशिमा, नागासाकी की जो घटना थी आपकी, वो मानव निर्मित आपदा थी। ठीक है, वहाँ पे बम वगैरह गिरा दिए थे, काफ़ी लोग मारे गए थे, काफ़ी समय तक जापान जो था उससे पीड़ित रहा। ठीक है? या जो भोपाल गैस त्रासदी है, ये भी मानव निर्मित आपदा है। ठीक है? तो ये सारी मानव निर्मित आपदा में आ जाएगा। अब विद्यालय आपदा प्रबंधन किट का प्रावधान देख लेते हैं। ठीक है? कि हर विद्यालय में क्या है कि आपदा प्रबंधन किट होना ज़रूरी है, कि मान लिया अचानक कोई आपदा आ गई, ठीक है? अभी तो आप मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ पे जल्दी मानवीय आपदा नहीं आती, बाढ़-आढ़ भले ही आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आपके पास विद्यालय आपदा प्रबंधन किट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सीढ़ियाँ आपके पास होनी चाहिए, मोटी रस्सियाँ आपके पास होनी चाहिए, आग बुझाने की मशीन होनी चाहिए आपके पास, प्रथम उपचार बक्सा होना चाहिए, ठीक है? जिसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं, ठीक है? सारी चीज़ें होनी चाहिए, दवा वगैरह जिसमें अगर चोट लग जाए, ब्लड निकले तो दवा वगैरह आप लगा सकें, पट्टी बाँध सकें, ये सारी चीज़ें, ठीक है? रेत की बाल्टियाँ होनी चाहिए कि मान लिया अगर आग वगैरह लग गई तो रेत की बाल्टियाँ बहुत ज़रूरी हैं। स्ट्रेचर आपके पास होना चाहिए, स्थायी शरण व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जो तिरपाल वगैरह है, तम्बू वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। टॉर्च होनी चाहिए, ठीक है? मान लीजिए बाढ़ आ गई, एक टीला बचा है, ठीक है? आप अपने बच्चों को वहाँ पे ले गए, वहाँ पे तिरपाल लगा ली, तम्बू लगा लिया, ठीक है? वहाँ पर रोक रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है विद्यालय आपदा प्रबंधन किट के अंतर्गत आती हैं। 1 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं कि विद्यालय आपदा प्रबंधन किट में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो इन्हीं सारी चीज़ों को आपको लिखना है, तो इन्हें याद कर लेना अच्छे से। अब आपदा प्रबंधन के उद्देश्य देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों हम पढ़ रहे हैं आपदा प्रबंधन, ठीक है? क्या उद्देश्य होता है आपदा प्रबंधन का? तो देखिए पहला होता है कि नुकसान तथा मौतों को कम करना, ठीक है? जो भी नुकसान हो रहा है उसे कम से कम करना या जो मौतें हो रही हैं लोगों की उसे कम से कम करना, ठीक है? सिखाया जाता है कि जब भी भूकंप का अगर आपको लगता है कि अंदेशा है कि भूकंप आ रहा है, तो चीज़ें पहले हिलना शुरू होती हैं, तो आप किसी भी मजबूत, ठीक है, जो मेज़ वगैरह होती है उसके नीचे छिप जाएँ, ठीक है? उसमें तरीका भी बताते हैं कि कैसे आपको छिपना होता है कि सिर नीचे कर लेना होता है, ताकि अगर ऊपर से कोई चीज़ गिरे भारी तो आपके सिर के ऊपर ना गिरे, ठीक है? सिर जो होता है सेंसिटिव होता है, अगर उस पे गिरेगी तो आप मर जाएँगे। तो इसलिए किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाएँ, तो ये काफ़ी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि कभी अगर भूकंप आता है या कुछ भी आता है तो आप अपनी जान बचा सकते हैं। तो नुकसान एवं मौतों को कम करना, दूसरा कि व्यक्तिगत दुःख को कम करना, ठीक है? का सब लोग मिल-जुल कर साथ देते हैं एक-दूसरे का, ठीक है? हेल्प करते हैं, तो जो व्यक्तिगत दुःख होता है वो भी कम हो जाता है। तीसरा कि आपदा के बाद चिकित्सा सहायता एवं प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, ठीक है? कि आपदा आ गई तो काफ़ी लोग पीड़ित हैं, काफ़ी लोग दबे हुए हैं ज़मीन में, ठीक है? उन्हें निकालना, उन्हें सहायता प्रदान करना, ये सारी चीज़ें। पीड़ितों की रक्षा करना, जो पीड़ित हैं उन्हें बचाना, रक्षा करना, उनकी महत्वपूर्ण जानकारी और रिकॉर्ड को सुरक्षित करना, ये भी आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। ठीक है? जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है जो मिल रही है, ठीक है? या जो रिकॉर्ड है उसे सुरक्षित करना। तो ये आपदा प्रबंधन के उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इस वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है, अब हम एक और टॉपिक इसी में पढ़ लेते हैं क्योंकि वीडियो छोटी भी हो रही है, तो एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं इसमें हम मीना मंच के बारे में पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन के बारे में इतना ही है, ठीक है? अब ये मीना मंच क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यूनिसेफ की एक परियोजना के तहत बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से राज्यों में लड़कियों के लिए मीना मंच की शुरुआत की गई। इस मंच के जरिए बालिकाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मीना को केंद्रीय पात्र बनाकर कई कहानियों, फिल्मों की रचना भी की गई। ठीक है, तो मीना देखो एक पात्र था, केंद्रीय पात्र था जिसके बारे में हम लोग कई सारी कहानियाँ लिखते थे अगर लड़कियों के ऊपर, तो उसमें जो हीरोइन थी, तो वो मीना ही थी एक तरीके से समझ लो आप। ठीक है, अगर कोई नाटक भी हम कर रहे हैं तो उसमें जो मेन पात्र होगा वो मीना होगी। ठीक है, जैसे आपने फ़िल्मों में देखा है कि जो लीड रोल करता है हीरो वगैरह, ठीक है, तो एक ही होता है या एक हीरोइन होती है उसमें। तो वैसे ही मीना क्या है कि कोई भी नाटक हम बनाते हैं तो मीना को लेकर बनाते हैं, ठीक है? मीना को हम सेंट्रल रोल दे देते हैं, इम्पोर्टेंट रोल दे देते हैं या कोई कहानी है, कोई फ़िल्म है, इसकी रचना कर रहे हैं तो मीना को एक अलग रोल दे दिया, ठीक है?
जो मेन एक्टर है उसका रोल दे दिया। तो ऐसे ही है। तो यूनिसेफ की एक परियोजना थी, जिसके तहत क्या था कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से राज्यों में जो लड़कियाँ हैं, उनके लिए मीना मंच की शुरुआत की गई थी। ठीक है? लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए, विद्यालय आने के लिए, ठीक है? वो पढ़ाई पे फ़ोकस करें, घर वाले उन्हें विद्यालय भेजें, इसके लिए मीना मंच की शुरुआत की गई थी। ठीक है? और ये क्या था, यूनिसेफ जो है उसकी एक परियोजना थी। इसके तहत क्या था कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से राज्यों में लड़कियों के लिए मीना मंच की शुरुआत की गई। इस मंच के ज़रिए क्या था कि बालिकाओं में जो कौशल विकास है, उसका प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है? तो मीना मंच का लक्ष्य क्या था कि जो लड़कियाँ हैं, जो बालिकाएँ हैं, उनमें कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। मीना को केंद्रीय पात्र बनाकर कई कहानियाँ, फ़िल्मों की रचना भी की गई। ठीक है? तो मीना मंच के बारे में आप इतना लिख देंगे। फिर 1 नंबर में पूछ सकता है कि 24 सितंबर को प्रतिवर्ष मीना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? मीना दिवस के रूप में कौन-सा दिन मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को प्रतिवर्ष मीना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मीना मंच के उद्देश्य क्या थे? ये देख लेते हैं। तो देखिए, पहला उद्देश्य था कि सुनिश्चित करना कि लड़कियाँ सही आयु में विद्यालय में प्रवेश ले लें। ठीक है? ऐसा ना हो कि 12 साल की हो जा रही हैं, 15 साल की हो जा रही हैं, लेकिन आप उन्हें विद्यालय नहीं भेज रहे। ठीक है? तो वो सही समय पर विद्यालय में प्रवेश लें, इसके लिए आपको उनके पेरेंट्स से जाकर मिलना है, उन्हें एनकरेज करना है। ठीक है? मीना मंच के अंतर्गत। ठीक है? तो उद्देश्य था ये कि लड़कियाँ सही आयु में विद्यालय में प्रवेश ले लें। दूसरा था कि यह सुनिश्चित करना कि लड़कियाँ प्रतिदिन विद्यालय जाएँ। ठीक है? ऐसा ना हो कि लड़कियों को घर के काम में लगा दिया जाए और घर के काम ही कर रही हैं, वो विद्यालय नहीं जा पा रही। तो ये भी सुनिश्चित करना था कि जो लड़कियाँ हैं, वो प्रतिदिन विद्यालय जाएँ। तीसरा था कि यह सुनिश्चित करना कि लड़कियाँ प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें। ठीक है? जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो लड़कियाँ पूर्ण करें, ये भी आपको फ़ोकस करना है। हो सकता है कि वो क्लास फर्स्ट तक पढ़ें, सेकंड तक पढ़ें, फिर विद्यालय ना आएँ। तो आपको जाके पता करना है कि क्यों विद्यालय नहीं आ रही। ठीक है? उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना है। फिर 4th पॉइंट है कि महिला जागरूकता को बढ़ावा देना, ठीक है? जो महिला जागरूकता है, उसे बढ़ावा देना मीना मंच का उद्देश्य था। इसलिए कई सारे नाटक दिखाए जाते थे ताकि जो लोग हैं गाँव वाले वो जागरूक हों। फिर है कि लड़कियों में नेतृत्व एवं सहयोग की भावना को विकसित करना, ठीक है? जो लड़कियाँ हैं उनके अंतर्गत क्या करना है आपको? नेतृत्व की भावना और सहयोग की भावना का विकास करना है। फिर है लड़कियों के अंदर शारीरिक परिवर्तन के प्रति जागरूकता पैदा करना, ठीक है? आपको पता है कि टीनेज में कई सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं लड़कियों के अंदर, तो उन्हें पहले से जागरूक करना कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्यों होती हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें बताना, ठीक है? तो उन्हें जागरूक करना है आपको। तो ये सारे मीना मंच के उद्देश्य होते हैं, ठीक है? तो कई सारे नाटक वगैरह हैं, ठीक है? कहानियाँ वगैरह, फ़िल्में वगैरह बनाई गई इसके ऊपर और ये गाँव वगैरह में, छोटी-मोटी जगह में ये चलाई जाती हैं ताकि जो गाँव के लोग हैं वो इकट्ठे हों, इसे देखें, ठीक है? तो वो एक मूवी की तरह उसे देखते हैं लेकिन वो जागरूक होते हैं इससे, ठीक है? तो ये है मीना मंच, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और यूनिसेफ की एक परियोजना थी, ये चीज़ याद रखना, उसके तहत क्या था कि जो बेसिक शिक्षा विभाग होता है, ठीक है? हर राज्य में, वो उसने शुरुआत की थी मीना मंच की। अगर उत्तर प्रदेश में मीना अभियान की बात करें, तो डीपीईपी द्वारा विशेष प्रयोजन से इसे प्रारंभ किया गया था। तो आपको पता है डीपीईपी हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। ठीक है? तो डीपीपी के बारे में पढ़ा था कि डीपीपी जो प्रोग्राम था जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसके द्वारा इसे मीना जो अभियान था उसे चलाया गया था उत्तर प्रदेश में, ठीक है? और मीना सुगमकर्ता क्या होता है? तो मीना मंच को सुविधा संसाधन युक्त बनाने के उद्देश्य से विद्यालय में मीना अध्यापिका को मीना सुगमकर्ता के रूप में नामित किया जाता है। मीना सुगमकर्ता को 3 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ऐसा होता है कि जो लेडी टीचर होती है विद्यालय में, उसे मीना सुगमकर्ता कह देते हैं क्योंकि वो क्या है, जो महिला अध्यापिका है, वो उसे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है 3 दिन का ताकि वो लड़कियों की हेल्प कर सके, ठीक है? उसे सारी जानकारी होती है, ऐसे पूरा हम ट्रेनिंग देते हैं 3 दिन की, ठीक है? सिखाते हैं इसके बारे में, उसे मीना सुगमकर्ता कहा जाता है। जो फीमेल टीचर होगी आपकी विद्यालय की, उसी को मीना सुगमकर्ता कहा जाता है, ताकि वो क्या करे कि मीना मंच की शुरुआत कर सके अपने विद्यालय में, ठीक है? अब हम बात करेंगे मीना प्रेरक की। मीना प्रेरक क्या होता है? तो मीना मंच की गतिविधियों एवं मंच के वार्ताकारों के अभिलेखीकरण हेतु मीना प्रेरक सामान्य सभा की बैठक में चयनित किया जाता है। नेतृत्व गुण वाली किशोरी चुनी जाती है इसमें, ठीक है? तो मीना मंच में क्या, मीना प्रेरक में क्या होता है कि मीना मंच की जो गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है? या जो मंच के जो वार्ताकार होते हैं, उनके अभिलेखीकरण हेतु मीना प्रेरक जो होता है, वो सामान्य सभा की बैठक में चयनित किया जाता है, ठीक है? एक सामान्य सभा कर लेते हैं, उसमें एक मीना प्रेरक जो भी होता है, वो चुन लिया जाता है, ठीक है? और उसमें जो ऐसी लड़की को चुना जाता है, जो थोड़ा नेतृत्व कर सके, ठीक है? डायरेक्शन दे सके, लोगों को बता सके, ठीक है? जो जागरूक हो लड़की, तो उसे उसमें चुन लिया जाता है मीना प्रेरक के रूप में। अब मीना मंच द्वारा जो गतिविधियाँ की जाती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला होता है कि छात्र-छात्रा उपस्थिति देखी जाती है, ठीक है? ऐसी गतिविधि की जाती है जिससे छात्र और छात्राओं की उपस्थिति है वो बढ़ सके विद्यालय में। दूसरा है कि विद्यालय ना आने वाले बच्चों की खोज की जाती है, ये भी मीना मंच करता है। तीसरा बाल विवाह, दहेज, स्वास्थ्य एवं सफाई से संबंधित गतिविधियाँ करती है ताकि लोग जागरूक हो सकें कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, ठीक है? स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, इसके लिए लिंग भेद से संबंधित गतिविधियाँ करते हैं ताकि जो लड़के-लड़कियों में डिफ़रेंस करते हैं गाँव वगैरह में या
कई लोग करते हैं शहरों में भी, ठीक है? तो उसे दूर किया जा सके, इसलिए भी मीना मंच जो होता है वो नाटक वगैरह तैयार करता है या कोई फ़िल्म वगैरह, स्टोरी वगैरह, ठीक है? तैयार करता है, कहानियाँ बनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, ताकि लोग जागरूक हो सकें। और अपने क्षेत्र हेतु शिक्षा योजना बनाना भी कार्य किसका होता है? मीना मंच का होता है, ठीक है? तो ये सारी गतिविधियाँ हैं जो मीना मंच द्वारा की जाती हैं, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, ठीक है? वो लिंग भेद छोड़ दें, वो दहेज लेना छोड़ दें, बाल विवाह के प्रति जागरूक हो सकें कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, ठीक है? और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो ये सारे कार्य मीना मंच द्वारा किए जाते हैं। मीना प्रेरक के बारे में 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो क्या होता है कि मीना मंच की जो गतिविधियाँ होती हैं एवं मंच के जो वार्ताकार होते हैं, उनके अभिलेखीकरण हेतु जो मीना प्रेरक होता है, वो क्या करता है कि सामान्य सभा की बैठक में चयनित किया जाता है, एक सामान्य सभा हम करते हैं, उसमें बैठक बनाई जाती है, ठीक है? बैठक जो की जाती है, उसमें हम मीना प्रेरक को चुन लेते हैं और किसे चुनते हैं उसमें? तो जो नेतृत्व कर सकती है लड़की, उसे चुन लेते हैं, मीना प्रेरक के रूप में, ठीक है? मीना सुगमकर्ता कौन थी? तो मीना सुगमकर्ता वो थी, जो फीमेल टीचर होती है आपके विद्यालय में, ठीक है? उसे 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है? अब वो क्या करती है? मीना मंच का आयोजन करती है, ठीक है? तो उसे मीना सुगमकर्ता कहते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही था, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।